ईरान अमेरिका वॉर के बीच चाइना ने एंड मोमेंट के ऊपर भारत को कौन सा धोखा दिया है एंड इसके पीछे क्या रीजन है। रशिया ने भारत को आजादी का समय याद दिलाते हुए भारत के साथ दोस्ती के ऊपर क्या कमेंट किया है और भारत से डीजल पेट्रोल परचेज करने के बाद कौन से देश ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में होने वाले ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के बारे में, जो कि कल 14 मई से 15 मई तक भारत होस्ट करने वाला है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स देशों के सभी विदेश मंत्री आज शाम तक भारत में लैंड करना स्टार्ट कर लेंगे। और गुड न्यूज ये है कि ईरान की गवर्नमेंट ने भी फाइनली अनाउंस कर लिया है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भारत में ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब्बास अरागची विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग करेंगे और साथ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी एक कॉल ऑन मीटिंग होगी, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली ब्रीफ करके ईरान की पोजीशन के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि इस सीज फायर में ईरान की क्या मांगे हैं और कौन सी कंडीशन है जो आज की डेट में अमेरिका मानने को तैयार नहीं हो रहा है। इसके अलावा न्यूज आ रही है कि बाकी सभी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। केवल चाइना ने कहा है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत नहीं आएंगे और ये ब्रिक्स की मीटिंग को वो स्किप करेंगे। चाइना का कहना है कि ब्रिक्स मीटिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चाइना यात्रा के साथ क्लैश कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का दौरा भी सेम डेट्स के ऊपर हो रहा है जो ब्रिक्स की डेट्स हैं, 14 से 15 में, इसलिए वो अपने विदेश मंत्री को भारत नहीं भेज सकते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली चाइना ने भी ये इशारा कर दिया है कि उनके लिए ब्रिक्स संगठन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की विजिट है, क्योंकि चाइना चाहे तो अपने फॉरेन मिनिस्टर की जगह डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर या अपने प्रीमियर को भारत भेज सकता था, लेकिन चाइना ने तो अपना कोई भी डेलीगेशन भारत नहीं भेजा है। चाइना ने कहा है कि भारत में जो चाइना के एम्बेसडर हैं शू फियोंग, यही ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। चाइना चाहता तो एटलीस्ट अपने विदेश मंत्रालय का एक डेलीगेशन भारत भेज सकता था, लेकिन चाइना ने भारत में अपनी एम्बेसी को ही ये मीटिंग अटेंड करने का काम दे दिया है और अब एक भी चाइनीज ऑफिशियल ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट के लिए भारत नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने भारत और रशिया की दोस्ती के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि वेस्टर्न देश जितना मर्जी कोशिश कर लें भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ने की, लेकिन ये ऐसे संबंध है जिनकी नींव काफी मजबूत है और आजादी के समय से ही हमने भारत का साथ दिया है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत और रशिया के रिलेशंस इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय हैं, यानी भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ना नामुमकिन सी बात है। जो देश रशिया और भारत की दोस्ती के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, टेंशन ले रहे हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रशिया और भारत की दोस्ती को कमजोर करने की उनकी सारी कोशिशें बिल्कुल सफल नहीं होंगी और ना ये होते दिखाई दे रही हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत को आजादी मिलने के बाद काफी समय तक किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने भारत की सेना को स्ट्रांग बनाने में हमारी मदद नहीं की थी, भारत को हथियार नहीं दिए थे। उस समय कोई भी वेस्टर्न देश भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में मदद नहीं करना चाहता था, जबकि भारत की आजादी के बाद रशिया ने भारत को हथियार भी दिए और डिफेंस टेक्नोलॉजी भी साझा की ताकि भारत खुद ही अपने देश में हथियार बना सके। इन्होंने आगे कहा कि रशिया पहले के मुकाबले भारत को कम हथियार बेच रहा है, लेकिन एक कारण ये भी है कि हम भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, यानी रशिया और भारत के ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट होके भारत में प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए रशिया की सेल्स थोड़ी कम हो रही हैं। सर्गेई लावरोव ने आगे कहा कि ज्वाइंट प्रोडक्शन में हमने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ शुरुआत की थी, फिर उसके बाद क्लाशनिकोव गन्स और अब T-90 टैंक्स भी भारत में हम साथ में मिलकर बना रहे हैं। इसके आगे रशियन विदेश मंत्री ने भारत के क्रूड ऑयल और गैस खरीदने के ऊपर भी कमेंट किया। वेस्टर्न देशों ने अमेरिका ने काफी कोशिश की कि भारत रशिया से तेल और गैस परचेज करना बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इसके ऊपर सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत का रुख काफी शानदार था। भारत ने उस समय साफ शब्दों में बार बार बोला कि भारत के जो एनर्जी इंपोर्ट्स होंगे वो राष्ट्रीय हित और बाजार की कंडीशन को देखते हुए होंगे और ऑयल और गैस किस देश से खरीदना है किससे नहीं, इसका फैसला भारत खुद ही करेगा। सर्गेई लावरोव ने यह भी ऐड किया कि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका जो मार्केट को कंट्रोल करना चाहते थे, उनको ये समझ लेना चाहिए कि सभी देश घुटने नहीं टेकते हैं, कुछ देश बिना दबाव के भी फैसले करते हैं, जैसे कि भारत। ये कहना है रशियन विदेश मंत्री का। इनके अकॉर्डिंग रशिया भारत को हथियारों की टेक्नोलॉजी देने में भी कंफर्टेबल हो जाता है जो वेस्टर्न देश भारत के साथ साझा नहीं करते हैं। और भारत और रशिया की दोस्ती ऐसी है जो कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो बाकी देशों की तरह घुटने टेक दे और भारत को दबाव में लाना नामुमकिन सी बात है। अब देखा जाए तो भारत के मित्र देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर 2 देशों का नाम आता है, एक रशिया और दूसरा इजराइल। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप इनमें से किसको चुनेंगे? अब दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
रशिया या फिर इजराइल? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर, और इसमें पाकिस्तान का भी एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स का एक डेलीगेशन बांग्लादेश की यात्रा पर आया हुआ है। खास बात यह है कि इस डेलीगेशन को पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड का एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद लीड कर रहा है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था। कई रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया गया है कि औरंगजेब अहमद ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान एयरफोर्स के कई सारे ऑपरेशंस को लीड किया था, जिसके लिए इसको पाकिस्तान की सेना ने अवार्ड भी दिया है। न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के डेलीगेशन ने बांग्लादेश में कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की हैं, जिनमें बांग्लादेश एयरफोर्स के पायलट्स और टेक्नीशियंस की ज्वाइंट ट्रेनिंग के ऊपर भी बात फाइनलाइज हो गई है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश अपने फाइटर जेट्स के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजेगा। इससे पहले बांग्लादेश के जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स थे वो पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स बांग्लादेश एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बांग्लादेश का दौरा भी करेंगे। इस एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशन अभी फाइनलाइज हो रही हैं, और जब ये डील साइन होगी उस समय और भी ज्यादा क्लैरिटी सामने आएगी। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो डेलीगेशन बांग्लादेश आया हुआ है, इन्होंने बांग्लादेश को अपने J-17 थंडर फाइटर जेट भी ऑफर किया है। पाकिस्तान का दावा है कि उनके JF-17 ने इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में काफी रिमार्केबल प्रदर्शन दिखाया था, इसलिए ये बांग्लादेश के भी काम आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अकेला एग्रीमेंट है जिसके ऊपर भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए। मसला ये है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बांग्लादेश की भारत के साथ कम और पाकिस्तान के साथ कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हो रही हैं। पिछले हफ्ते ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, ये भी एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन लेकर बांग्लादेश आया था, और इसने भी बांग्लादेश में बांग्लादेश के होम मिनिस्टर सलाउद्दीन अहमद के साथ कई सारी एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस कोऑपरेशन इन प्रिवेंटिंग इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग अब्यूज। इसके साथ ही कॉम्बैटिंग नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आपस में एक मीटर का भी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, न बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ड्रग ट्रैफिकिंग की कोई हिस्ट्री है। अब ये दोनों देश आपस में इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके ड्रग्स को रोकने और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह के एग्रीमेंट से होगा ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स की मीटिंग्स और एक्सचेंजेस लगातार बढ़ते रहेंगे। बांग्लादेश में एंटी इंडिया फोर्सेस और मजबूत होंगी, और पाकिस्तान को भारत के नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर डिस्टर्बेंस फैलाने का एक रास्ता मिल जाएगा। जो डिस्टर्बेंसेस पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फैलाता है, सेम वैसा नॉर्थ ईस्ट के साथ भी देखने को मिलेगा। और ये सब तब हो रहा है जब बांग्लादेश को बिजली से लेकर पेट्रोल, डीजल, LPG गैस, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन और न जाने कितना सामान है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में आज की डेट में शॉर्टेज चल रही है, लेकिन भारत बांग्लादेश को लगातार सप्लाई कर रहा है। और सामने से बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट ये सिला दे रही है हमारी शराफत के बदले में पाकिस्तान के साथ ये सारे एग्रीमेंट साइन करके। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान अमेरिका वॉर से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करके जवाबी कार्रवाई की थी। अमेरिका एंड इजराइल के हमले के बाद आपको याद होगा ईरान ने मिडिल ईस्ट के सभी गल्फ देशों के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन हमले करना स्टार्ट कर दिया था। न्यूज आ रही है कि उन्हीं हमलों के रिस्पांस में सऊदी अरेबिया ने उस समय रिटेलिएशन में ईरान के ऊपर कई सारे हमले किए थे, यानी सऊदी अरेबिया ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्च एंडिंग में ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें ईरान के अंदर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, और सऊदी अरेबिया की ग्राउंड फोर्सेस के साथ साथ सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स में हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया द्वारा केवल एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स, यानी कि एक से भी ज्यादा बार ये स्ट्राइक्स की गई थी। अब ये न्यूज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पिछले कल न्यूज आई थी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी ईरान के हमलों के रिस्पॉन्स में ईरान के अंदर घुसकर स्ट्राइक्स की थी। एंड इसके लिए यूएई के बारे में कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, जिनमें वेस्टर्न न्यूज चैनल्स ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि यूएई के पास अपने आप को डिफेंड करने की कैपेसिटी है, और यूएई ईरान के अंदर हमले कर अपने आप को डिफेंड करके प्रूव भी कर रहा है, जबकि बाकी गल्फ कंट्रीज ईरान के हमलों को सह रही हैं। और आज सऊदी अरेबिया का भी एक नाम सामने आ गया है, और कहा जा रहा है कि इन्होंने भी ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की थी, और ईरान के अंदर घुसकर इनकी एयरफोर्स ने हमले किए थे। इसके अलावा एक और न्यूज है जो गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के न्यूज चैनल्स के ऊपर काफी ज्यादा कवर की जा रही है, और वो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने पिछले साल जो आपस में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, उसमें दो नए देश टर्की और कतर, इन दोनों को शामिल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान ने टर्की और कतर इन दोनों को इनवाइट किया है,
और ये स्टेटमेंट खुद ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से आ रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, यानी इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में केवल इस्लामिक देश शामिल होंगे। अगर एक देश के ऊपर हमला हुआ तो बाकी सभी देश उस देश के डिफेंस में आएंगे और सामने वाले देश के ऊपर अटैक करेंगे। कहा जा रहा है कि टर्की और कतर के साथ नेगोशिएशंस लास्ट फेज में है और किसी भी समय इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में टर्की और कतर को ऐड करने की अनाउंसमेंट की जा सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बार टर्की और कतर शामिल हो गए उसके बाद और भी इस्लामिक देशों को इसमें ऐड करने का प्रावधान किया जाएगा। अब हमें वेट एंड वॉच करना होगा कि इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में टर्की और कतर शामिल होते हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज होगी, क्योंकि अगली बार भारत जब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करेगा उस समय ये चारों देश पाकिस्तान की सैन्य मदद करने के लिए सामने आएंगे और भारत को अकेले इन सब के साथ लड़ना होगा। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।